और कुछ इलाके ऐसे जहाँ पानी आ ही नहीं रहा, मतलब बारिश हो ही नहीं रही। कल मैं बोल रही हूँ, कल मैं सुबह उठ के बोल रही हूँ कि यार आज ना ह्यूमिड सा हो रहा है। हमारे पूरे इंडिया को बच्चों जो मानसून है वो बाइंड करके रखता है, हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करता है पानी जब आता है। हिमालयन माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, इस साइड पे सिचुएटेड है। सेंट्रल एशिया में ना बहुत ठंड पड़ती है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आज की इस क्लास में बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है क्लाइमेट, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलवायु। तो बच्चों, किसी भी जगह का क्लाइमेट किस प्रकार से आइडेंटिफाई करा जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स उस क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, हर एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। आई नो कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है क्लास 9th के बच्चों को, इसलिए बच्चों आज की क्लास कुछ इस तरीके की होने वाली है कि चैप्टर तो पढ़ के जाओगे ही, लेकिन साथ ही में हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ के भी जाने वाले हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आज की क्लास में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक बारी इस चैप्टर की वो जो 3-4 कंफ्यूजिंग बातें हैं, अगर उनको आपने समझ लिया ना तो बस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। एक बारी बस समझने की देरी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैप्टर को एंड तक जो क्लास है उसको देखिएगा, हर एक चीज को बड़े प्यार से हम लोग समझ लेंगे। और वैसे ही अब इस चैप्टर का जो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन था ना वो हट भी चुका है, तो बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं द चैप्टर कॉल्ड क्लाइमेट। एंड बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स इन रियलिटी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, और फिर हम स्पेसिफिकली इंडिया के क्लाइमेट की बात करेंगे कि हमारे देश के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, हमारे देश का क्लाइमेट किस प्रकार का है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेट अस स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले एक डिस्कशन तो बनता है, और वो डिस्कशन है वेदर और क्लाइमेट के बीच में। अब बच्चों, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या अंतर होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखिए, जैसे अभी मैं बोलूं कि यार आज ना थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, आज थोड़ा ठंडा लग रहा है। कल मैं बोल रही हूँ, कल मैं सुबह उठ के बोल रही हूँ कि यार आज ना ह्यूमिड सा हो रहा है। फिर मैं अगले दिन बोल रही हूँ, एक हफ्ते के बाद, कि अभी ना बारिश आ रही है, बड़ा ऐसे मतलब हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो सब क्या है, डे टू डे जो वेरिएशंस आ रहे हैं उन चीजों को वेदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डे टू डे बेसिस पर, जो कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम में अभी आपको बोलूं घर से बाहर निकल के मुझे बताओ कि कैसा मौसम है, मौसम की जब बात आ जाती है तो वो वेदर हो जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है वेदर। लेकिन बच्चों, यही वेदर कलेक्टिवली जो परसिस्ट करता है किसी एक एरिया पर, sum total of weather conditions and variations over a large area for a longer period of time which is more than 30 years, उस चीज को बोला जाता है क्लाइमेट। यानी कि सपोज बच्चों मैं सहारा डेजर्ट की अगर बात कर रही हूँ, ठीक है, अब किसी दिन वहां पे हो सकता है कि बारिश भी आ रही हो, किसी दिन हो सकता है कि वहां पर, मतलब बड़ा कम चांस है कि वहां बारिश भी आ रही हो, कभी कभी वहां पर हल्की ठंड भी हो रही हो, बट मैक्सिमम टाइम्स क्या है वहां पर, मैक्सिमम टाइम्स वहां का जो हम बोल सकते हैं कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो गर्म ही रहती हैं। तो एक हॉट एरिड क्लाइमेट वहां का माना जाएगा, राइट है कि नहीं? ठीक है, तो वेदर क्या होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप बता रहे हो कि अभी क्या हाल चल रहा है एटमॉस्फेयर का। लेकिन क्लाइमेट क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल द वेदर कंडीशंस व्हिच परसिस्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबा समय, मतलब 30 साल से भी ज्यादा, जो एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके ऊपर एवरेज बेसिस पे किस प्रकार का वेदर देखा जाता है, वो होता है क्लाइमेट। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। अभी समझाएंगे कि वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट क्या है। ये नहीं कि यहाँ बारिशें पड़ती रहती है, नहीं, मॉनसून इज समथिंग डिफरेंट, उसको भी मैं समझाऊंगी। बट अंडरस्टैंड दिस, वेदर है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बट क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेक अप द क्लाइमेट। ऑलराइट, नाउ बच्चा पार्टी, एक और चीज यहां पर देखते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स है टेम्परेचर, तापमान, सबसे बड़ी चीज है तापमान। मतलब कहीं का तापमान कम है तो ठंड है, कहीं का तापमान ज्यादा रहता है तो वहां पे गर्मी है, सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एरिया, वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। विंड, हवा, हवा का चलना, ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसी के साथ ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर कंटेंट जो हवा में होता है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात पड़ना, या फिर मतलब कुछ भी ऊपर से जो गिर रहा है, जैसे वो बर्फ भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों चीजों को अफेक्ट करती हैं, वेदर को भी अफेक्ट करती हैं, क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती हैं। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है
कि वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। यार वेदर ना ऐसे भी नहीं बोल सकते कि किसी दिन में एक वेदर है, नहीं। हो सकता है कि अभी मैं सुबह निकली, मैंने सुबह देखा था बड़ी बढ़िया धूप निकली है, मैंने बोला आज तो सही है, गर्म है मौसम, उसी टाइम शाम को मैं देख रही हूँ बारिश पड़ गई, अब मैं कह रही हूँ अब तो बारिश हो गई है। मतलब एक दिन में भी वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट करती रहती है। Some common pattern over a week or months and on the basis of generalized monthly atmospheric conditions, year is divided into season. अब बच्चों देखो, वेदर क्या है? वेदर है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे है। लेकिन जब कुछ मंथ्स, अब एक साल में एक पैटर्न रिपीट होता है, कुछ महीने गर्मी पड़ रही है, कुछ महीने ठंड पड़ रही है, कुछ महीने बारिश आ रही है, तो उस बेसिस पे मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जब आप देखते हो, उस बेसिस पे सीजन्स को डिवाइड करा जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे साल को सीजन्स में डिवाइड करा जाता है। जब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ मंथ्स में एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है उस बेसिस पे, कि हमें पता है कि यार जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने हैं ना, इस टाइम पे ठंड पड़ रही होती है, तो दैट इज अ कॉमन पैटर्न विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दीज मंथ्स, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जुलाई की बात करूं मैं, जून जुलाई की बात करूं, तो मैं अच्छा मई जून की बात करूं तो मैं कह रही हूँ इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो वो 2 महीने क्या है, गर्मी के महीने हो गए। उस तरीके से अब ये 2 महीने हो गए, जुलाई हो गया कि बारिश पड़ रही है, तो वो बारिश का महीना हो गया। तो इस तरीके से जो एक कॉमन पैटर्न मंथली आप ऑब्जर्व, मंथ्स के बेसिस पे आप ऑब्जर्व करते हो, एंड विद इन अ ईयर, मतलब वो चीजें हर साल रिपीट होती हैं उसी पैटर्न में, उसको हम सीजन बोलते हैं, राइट। तो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि हर साल रिपीट होती हैं, दोज आर नोन एज सीजन्स। जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम, फॉल, ये सब भी आता है, वो सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है? इंडिया का क्लाइमेट है एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। लोगों को मॉनसून शब्द सुनते ही लगता है मैम इंडिया में क्या बारिश पड़ती रहती है, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट क्यों है? बच्चों हम लोग मॉनसून शब्द को एसोसिएट करते हैं विद रेन, बट एक्चुअली मॉनसून शब्द का असली मतलब क्या है? इट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। इंडिया में ना क्या होता है, एक सीजनल रिवर्सल देखा जाता है, मतलब पहले ये विंड्स आती हैं और उसके बाद एक विंड्स जाती हैं, तो ये जो एक रिवर्सल होता है विंड का, इन्हीं विंड्स के रिवर्सल को मॉनसून बोला जाता है। दैट इज व्हाई इंडिया का क्लाइमेट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ अ क्लाइमेट। अब ये शब्द मॉनसून कहां से आया है इसको याद रखिएगा। वर्ड मॉनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड कॉल्ड मौसम विच मीन्स सीजन। तो अरब ट्रेडर्स जो है ना, उन्होंने ये सीजनल रिवर्सल नोटिस करा था कि ये तो इस तरीके से हवा जो है, हवा का रुख बदल रहा है, ये होता रहता है, और शिप जो है ना अपने आप उस हवा के थ्रू ऐसे पहुंच जाती थी उस टाइम पे, इंडिया के शोर की साइड पे पहुंच जाती थी, क्योंकि हवा उसी डायरेक्शन में से चलती थी, इस डायरेक्शन में चलती थी, तो शिप अपने आप इधर से इधर को पहुंच जाती थी। तो उन्होंने नोटिस करा एंड उन्होंने बच्चों वर्ड मौसम जो है, जिसका मतलब ही सीजन होता है, उसी से ही वर्ड मॉनसून डिराइव किया गया है। तो ये जो मॉनसून है, ये इसी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को बोला जाता है, ताकि बारिश को, ऑब्वियसली बारिश कैरी करके हवाएं आती हैं, इसलिए मॉनसून सीजन हम बोलते हैं ऐसे। बट मॉनसून जो है ना, वो शब्द का मतलब होता है सीजन, एंड मॉनसून शब्द जो है मौसम शब्द से डिराइव करा गया है, सॉरी, मॉनसून शब्द मौसम शब्द से डिराइव करा गया जिसका मतलब होता है सीजन, लेकिन मॉनसून का असली में मतलब होता है दिस रिवर्सल ऑफ द विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड जो चलता है, ठीक है, विंड डायरेक्शन में जो सीजनल रिवर्सल चलता है ड्यूरिंग अ ईयर, दैट इज व्हाट मॉनसून मीन्स। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। कहीं कहीं पे, अब ऐसा नहीं है, देखो आप लोग सोच रहे हो कि मैम पूरे इंडिया में भी तो ऐसे सेम नहीं रहते हर जगह वेदर कंडीशंस, कहीं पे सूखा पड़ा रहता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं कम ठंड पड़ती है। ऑब्वियसली वो वेरिएशंस, जो रीजनल वेरिएशंस है, वो तो एग्जिस्ट करती ही हैं बच्चों, लेकिन एक कॉमन पैटर्न जो ऑब्जर्व करा जाता है उस हिसाब से क्लाइमेट बताया जाता है। देखो सर्टेन प्लेसेस एक बहुत ज्यादा डिफरेंस दिन और रात के तापमान में देखा जाता है। जैसे अगर थार डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में गिरकर 15 डिग्री भी पहुंच सकता है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है। समर्स में mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, and on a winter night the temperature in Dras in Jammu and Kashmir can go as low as -45 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं पर एक्सट्रीम गर्मी भी है, कहीं पर एक्सट्रीम ठंड भी है। जैसे जम्मू कश्मीर के द्रास वाले इलाके में -45 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जा सकता है रात को, सोच के देखिए, ठीक है। तो ये सारी वेरिएशंस जो है, रीजनल वेरिएशंस, ये तो एग्जिस्ट करती हैं। आगे अगर हम चलें, प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज। बच्चों हम लोग देखते हैं स्नोफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कहां पर होती है? हिमालयाज में।
है ना, वहां पर जब ऊपर से गिर रहा है, इंद्रदेव क्या बरसा रहे हैं, वहां पे बर्फ बरसाते हैं, है ना। और उसी के साथ एनुअल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। भगवान ने बच्चों इसी तरीके से धरती को बनाया है, कहीं पर कोई चीज ज्यादा हो रही है, कहीं पर कोई चीज कम हो रही है, कहीं पे बर्फ पड़ रही है, कहीं पे बारिश आ रही है और कहीं पे बारिश नहीं भी आ रही। तो अगर प्रेसिपिटेशन की भी बात करें तो प्रेसिपिटेशन हिमालयस में स्नोफॉल के फॉर्म में हो रही है, वहीं पर मेघालय जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हो रही है। और कुछ इलाके ऐसे जहां पानी आ ही नहीं रहा, मतलब बारिश हो ही नहीं रही, प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं रही, जैसे लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम। तमिलनाडु का जो कोस्ट है यहाँ पे एक लार्ज पोर्शन रेन का आता है अक्टूबर और नवंबर के दौरान, बल्कि देखो अक्टूबर नवंबर के दौरान यहाँ पे बारिश आती है। पता है ना कि अक्टूबर नवंबर के दौरान तो ठंड होती है और ठंड में तो बारिश ज्यादा आती नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में उसी महीने के दौरान बारिश आती है। दिस इज सो वियर्ड, लेकिन कुछ वियर्ड नहीं है बच्चों। तो होता क्या है ना, उस टाइम पर जो विंड्स वापस अपना रुख तय कर रही होती हैं, जैसे पहले तो विंड्स आ रही होती हैं, उस टाइम पे वापस जा रही होती है विंड्स छोड़कर इंडिया को, तो यहाँ पे जो थोड़ी विंड्स मॉइस्चर कैरी करके जा रही होती है वो यहाँ पर बरस जाती हैं तमिलनाडु के कोस्ट पे। इस वजह से यहाँ पर मैं अलग ही उससे इरेज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से बच्चों वहां पर अक्टूबर नवंबर के दौरान वही सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से अक्टूबर नवंबर के दौरान तमिलनाडु को बारिश रिसीव होती है या रिसीव करता है तमिलनाडु उस समय पे। डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उसी के साथ एक और फिनोमेना क्या देखा जाता है कि ईस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जैसे जैसे आप वेस्टर्न साइड नॉर्दर्न प्लेन्स की जाते रहोगे तो द रेनफॉल या द प्रेसिपिटेशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा बारिश फिर कम 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 और बेचारी राजस्थान तक तो बारिश पहुंच ही नहीं पाती। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी वही रीजन है कि जो विंड्स आती हैं वो सबसे पहले क्योंकि वहां पर हिट करती है तो ज्यादा बारिश लेकर, और फिर उतनी विंड्स में उतनी मतलब हम सोच सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, तो यहाँ तक जब हवाएं पहुंचती हैं तो उनमें वो उतना पानी होता ही नहीं कि वो बरस जाए। इस वजह से राजस्थान आते आते तो सबसे कम हो जाती है रेनफॉल। ओके नाउ बच्चों ये तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बेसिक चीजें थी। अब जरा मेन चीजों पर आते हैं। क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, किसी भी जगह के क्लाइमेट को? देयर आर 6 थिंग्स। फर्स्ट इज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जानते हो ना आप लोग कि जैसे ये हम इरेजर से ड्राइंग भी बना रहे हैं बच्चों, कितने इंटेलिजेंट है। ओके तो जैसे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा है इक्वेटर। इक्वेटर और ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली रन करती हैं ओवर द अर्थ, दीज आर नोन एज द लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कैसे करता है इन्फ्लुएंस, थोड़ी देर में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके उसी के साथ अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? ऑल्टीट्यूड होती है हाइट। जितनी ज्यादा हाइट पे आप जाते रहोगे उतना ही बच्चों हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता है टेम्परेचर वो भी बताएंगे, ठीक है। तो दैट इज गेट अनदर फैक्टर, जो हाइट है किसी भी जगह की वो भी आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तीसरी चीज है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बह रही है, कहीं हाई प्रेशर है कहीं लो प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है, क्लाइमेट इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट चीज आती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिस फैक्टर को हम कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है बच्चों? जैसे समुद्र के पास जो इलाके हैं वहां पर इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं देखे जाते, लेकिन समुद्र से दूर जो इलाके हैं वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखे जाते हैं। दैट फैक्टर इज कॉन्टिनेंटैलिटी। क्यों है वो? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी क्यों है, तो वो सब जानेंगे। उसके बाद ओशन करंट्स। अब ओशन में वार्म करंट्स, कूल्ड ओशन करंट्स बहते रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे भी, वो किस तरीके से किसी जगह के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही में रिलीफ फीचर्स जो हैं, रिलीफ फीचर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो हैं उन पर भी किस तरीके का क्लाइमेट रह रहा है वो भी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं। एक एक करके किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं लेट अस नो। फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बच्चों एक तरीके से देखो, पहले ना जानो अर्थ कैसा है। अर्थ है थोड़ा ऐसे टिल्टेड है अर्थ, राइट। अर्थ अपनी एक्सिस है, जैसे एक्सिस जो है उस पर अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, टेढ़ा है, और इसी तरीके से अर्थ जो है रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है अराउंड द सन। सभी को ये बात पता है। नाउ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है
कि जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता की किरणें पड़ रही हैं और अर्थ जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है। इक्वेटर पर हमेशा सोलर इंसुलेशन पड़ रही है और इक्वेटर से जितनी जगह जो पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां तक सोलर इंसुलेशन बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है। इसलिए हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि इक्वेटर पर और जो ट्रॉपिकल जोन है ना, वहां पर सबसे ज्यादा सोलर रेस पड़ रही हैं, तो वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे कोई जगह इक्वेटर से ऊपर है, मतलब ऊपर वाले लैटिट्यूड्स पे जा रही है या नीचे वाले लैटिट्यूड्स पे जा रही है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। दैट इज वाई जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पर तो सोलर इंसुलेशन पड़ती नहीं है, ना के बराबर पड़ती है, इसलिए इतनी ज्यादा ठंड होती है। तो इस साइड रहेगा तो यहां पर नॉर्थ की साइड पे जो है बहुत ज्यादा सोलर इंसुलेशन पड़ रही है, इक्वेटर की साइड पर तो पड़ ही रही है, प्लस नॉर्थ की साइड पे। और वहीं पर अगर इस साइड को रहेगा, है ना, इस साइड को अगर अर्थ आ जाएगा तो यहाँ पे इस साइड की तरफ, साउथ की तरफ सोलर इंसुलेशन ज्यादा पड़ेगी। सदर्न, साउथ मतलब सदर्न हमारा जो अर्थ है, सदर्न पोर्शन जो है ना, सदर्न हेमिस्फेयर जो है, वहां पे ज्यादा रेस पड़ेंगी। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा। एक तो मैं पता नहीं इसको वो समझ रही हूँ नोट, ऑलराइट। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि लैटिट्यूड इज अ वेरी मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, बिकॉज जो भी लैटिट्यूड इक्वेटर के पास रहेगा वहां पर क्योंकि सोलर इंसुलेशन ज्यादा पड़ेगी तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और जितना ज्यादा दूर वो लैटिट्यूड जाता रहेगा इक्वेटर से या फिर पोल्स के टुवर्ड्स जाता रहेगा, उतनी ही सोलर इंसुलेशन वहां कम पड़ेगी, उतना ही टेम्परेचर वहां कम रहेगा। तो हर लैटिट्यूड पर याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर जो है सबसे ज्यादा सोलर इंसुलेशन पड़ेगी। जितना ज्यादा ऊपर के लैटिट्यूड्स में आप जाते रहोगे, चाहे नॉर्थ की साइड जा रहे हो या फिर साउथ की साइड जा रहे हो, इधर को जा रहे हो या इधर को जा रहे हो, तो टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, तापमान कम होता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना सोलर इंसुलेशन पड़ नहीं रहा है, वहां पे इतनी धूप आ नहीं रही है, गर्माइश मिल नहीं रही है। आगे देखेंगे तो वो है, नेक्स्ट फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का सिंपल मतलब होता है हाइट। As one goes from the surface of the earth to the higher altitude, the atmosphere becomes less dense and the temperature decreases. बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चों, हवा ज्यादा डेंस नीचे रहती है और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहते हो हवा डेंसिटी जो है उसकी कम 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 होती जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर गिरता जाता है। तो जितने ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे आप जाते रहोगे, जितनी ज्यादा हाइट पे आप जाते रहोगे, उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट, विच इज ऑल्टीट्यूड। दैट इज वाई बच्चों जो गर्मी के महीनों में क्या होता है, मम्मी पापा वेकेशन कहाँ की प्लान करते हैं, पहाड़ों की, चलो पहाड़ों पर चलते हैं। क्यों जाते हो गर्मी में पहाड़ों पर? क्योंकि पहाड़ एक हायर ऑल्टीट्यूड पे है और वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए लोग गर्मी से भागने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं। और पहाड़ों पे इतना ज्यादा रश मचा देते हैं, भीड़ मचा देते हैं, ट्रैफिक हो जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि लोगों को ठंडक चाहिए होती है। और वो पहाड़ों पे क्यों मिल रही है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता जाएगा ड्यू टू द हायर ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर विंड सिस्टम किसी भी एरिया का डिपेंड करता है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे, दस इससे टेम्परेचर और रेनफॉल अफेक्ट होता है। बच्चों प्रेशर एंड विंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज होती है, हमेशा जो विंड्स हैं वो ब्लो करेंगी फ्रॉम, याद रखिएगा इस चीज को, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हमेशा हवाएं कहां से कहां ब्लो करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और इसी प्रेशर विंड सिस्टम से अफेक्ट होगा क्लाइमेट। सिंपल सी चीज होती है प्रेशर विंड सिस्टम की कि जिस तरीके से सपोज यहाँ पे सनरेज पड़ रही है, ठीक है, सनरेज पड़ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों इक्वेटर के पास में क्योंकि सनरेज बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, हवा गर्म होगी, हवा गर्म होकर उठने लगेगी ऊपर, राइट। तो एक तरीके से क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन और वहां के हाई प्रेशर जोन है। तो विंड्स एक तरीके से यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। क्यों लो प्रेशर बना? ध्यान रखना, सूरज की किरणें पड़ी, ठीक है, सरफेस पे सूरज की किरणें पड़ी, जिसकी वजह से हवा हो गई गर्म। गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ गई, गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ गई, हवा यहाँ से ऊपर उठ गई, जिसकी वजह से नीचे क्या है, प्रेशर नहीं रहा हवा का, तो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। और दूसरी जगहों पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हवा ना हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ठीक है, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। और ये जो ऊपर भी हवाएं उठी है, सरफेस में उठी है, ये भी एक तरीके से इधर जाएंगी ऊपर की साइड, फिर ये भी नीचे की तरफ आएंगी। तो ऐसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में ये हवाएं बहती रहती हैं। तो ये जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाओं की मूवमेंट है, इसके थ्रू भी हम क्या बोल सकते हैं,
इसके थ्रू भी एक तरीके से हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है इसके थ्रू भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ओके, आगे देखिए। ओके, तो ये वही वाली चीज लिख रखी है, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली। आगे देखिए, ओशन करंट्स एक और फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को, और वो है बच्चों ये न्यूमरस ओशन करंट्स जो ओशन में भागते चले जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जहां पे इक्वेटर है उसके पास में जनरेट हो रहे हैं वार्म ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट्स इधर इधर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ठंडे रीजन है ना, वहां से कोल्ड ओशन करंट्स जनरेट हो रहे हैं। कोल्ड इधर आ रहा है, कोल्ड इधर आ रहा है, फिर वार्म हो रहा है, फिर कोल्ड हो रहा है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, जहां पे ठंडा ओशन करंट होगा, जहां पे ओशन का पानी ठंडा रहेगा, वहां पे जाहिर सी बात है कि जो हवा है उसमें लो प्रेशर रहेगा, और वहां पर वो हवा जो है वो ज्यादा क्या नहीं क्रिएट कर पाएगी, प्रेसिपिटेशन नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो जहां क्या होगा, देखो पानी है, पानी पर एक तरीके से जो पानी है कहीं पे गर्म है कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है कहीं पे ठंडा है। अगर पानी गर्म रहेगा, याद रखिएगा, अगर कहीं का पानी गर्म है, कहीं पे वार्म ओशन करंट है, जैसे यहाँ पे वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट की वजह से क्या होगा, गर्म पानी की वजह से जो हवा है वो ऊपर को उठने लगेगी, हवा ऊपर को उठने लगेगी। अब कहीं पर अगर हवा ऊपर को उठने लगेगी, अब इस हवा में क्योंकि समुद्र की हवा है, क्योंकि ये समुद्र की हवा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिकॉज ये समुद्र की हवा है बच्चों, ये हवा जब ऊपर उठेगी तो इसमें काफी ज्यादा पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, और ये बरसेगी, पानी बरस जाएगा उस जगह पर जहां पर वार्म ओशन करंट है। वहीं पर जहां कूल ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट जहां बह रहा है, वहां पर हम देखेंगे कि हवा जो है मतलब एक तरीके से क्या होगा, वहां ना तो कोई, क्योंकि पानी ठंडा है, तो पानी के ठंडे होने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि वो हवा जो है ऊपर राइज करेगी, नहीं करेगी वो ऊपर राइज, ना ही वहां प्रेसिपिटेशन आएगी। तो ये सिंपल सी चीज होती है, जहां पे वार्म ओशन करंट है वहां पर हवा ऊपर राइज करेगी मॉइस्चर लेकर और बरसात करा देगी, जहां पे कोल्ड ओशन करंट है वहां हवा ऊपर राइज ही नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। दीज आर द मेन फैक्टर्स, ये वार्म और कोल्ड ओशन करंट के रहने से, कि जहां पे वार्म ओशन करंट वहां प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जहां कोल्ड ओशन करंट रहता है वहां प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। Coastal area with warm cold ocean currents will be warmed or cooled if the winds are onshore, and ocean currents, onshore winds, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज द रिलीफ फीचर्स। ये जो है एक और फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। रिलीफ होता क्या, रिलीफ ये नहीं कि वो ठंडक पड़ गई बच्चों। रिलीफ का मतलब होता है हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, दे मे आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब यार रिलीफ फीचर का मतलब है कि हमारे जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा। सपोज एक पहाड़ है हमारे कोस्ट के पास में, ठीक है, यहाँ समुद्र है और यहाँ पर एक पहाड़ है। अब समुद्र से बच्चों, समुद्र की साइड से हवाएं आ रही हैं, ठीक है, हवाएं आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया। अब जब ये हवाएं इस पहाड़ की इस साइड से टकराएंगी तो क्या होता है पता है, यहीं पर ये बारिश करा देंगी, इसी साइड में बारिश करा देंगी। तो जब बच्चों कहीं का मतलब ये जैसे पहाड़ की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर बारिश क्रिएट हो गई है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन बोला जाएगा इसको। और ये एक तरीके से क्या है, विंडवर्ड साइड है पहाड़ की जहां पर बारिश हो गई है, और वहीं पर जो दूसरी साइड है विच इज द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड बेचारा हमारा सूखा पड़ गया है क्योंकि वहां पर पानी पहुंच ही नहीं पाया इस पहाड़ की ऊंचाई की वजह से, इसके रिलीफ फीचर की वजह से। यहां पर जो बारिश की हवाएं, बारिश लेकर जो हवाएं आई, उन्होंने यहीं पे बारिश करा दी और लीवर्ड साइड की साइड सूखा ही रह गया, वहां पे बारिश पड़ी ही नहीं, तो दिक्कत हो गई। तो इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारे रिलीफ फीचर्स भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। और देखो अगर हमारे हिमालयन माउंटेन्स की बात करी जाए, हिमालयन माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, इस साइड पे सिचुएटेड है। सेंट्रल एशिया में ना बहुत ठंड पड़ती है, बट हमारे इंडिया में रिलेटिवली उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती क्योंकि हमारे ये माउंटेन्स जो हैं ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, उस ठंड को आने नहीं देते इस साइड पे, इतने लॉफ्टी हैं, इतने ह्यूज हैं, तो एक तरीके से उस ठंडी हवाओं को इस साइड आने नहीं देते, तो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पहाड़ों का होना, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का अलग अलग जगह पे होना भी इंपैक्ट करता है कि किस तरीके का क्लाइमेट रहेगा। जैसे बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये वेस्टर्न घाट्स में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारे, आपको पता है हमने पढ़ रखा है ना फिजिकल फीचर्स में, किस साइड पर वेस्टर्न घाट्स हैं,
तो जो यहाँ से रेन कैरिंग विंड्स आती हैं, बहुत सी मॉइस्चर लेकर विंड्स आती है, तो वेस्टर्न घाट के इस साइड पर ही बारिश हो जाती है, तो उस साइड पे उतनी बारिश जा नहीं पाती क्योंकि वो लीवर्ड साइड है। तो दिस इज द ओरोग्राफिक रेन दैट इज कॉज्ड ड्यू टू दीज रिलीफ फीचर्स। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, हाई माउंटेन्स एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं कोल्ड हॉट विंड्स के लिए, जैसे हिमालयस का एग्जांपल लिया। साथ ही में प्रेसिपिटेशन भी कॉज कर देंगे अगर वो हाई इनफ है एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। तो रेन बेयरिंग विंड्स अगर आएंगे और वो ऊंचे हैं तो उसी साइड बारिश भी करा देंगे, दूसरे साइड बारिश के हवाओं को जाने नहीं देंगे। लीवर्ड साइड जो है इस वजह से काफी ड्राई रह जाती है, लीवर्ड साइड ड्राई रह जाएगी और विंडवर्ड साइड में बरसात हो जाएगी, ओरोग्राफिक रेन हो जाएगी। तो दिस इज येट अनदर फैक्टर। नाउ बहुत सारे फैक्टर्स देखे जो कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और फैक्टर की जो कि है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंडिया के कौन कौन से फैक्टर्स है उसके बाद। तो दिस इज द लास्ट फैक्टर जो कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, दूरी सही जाए ना, क्यों? देखिए, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality. जैसे जैसे समुद्र से जो डिस्टेंस है वो किसी भी जगह का इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोई जगह, अगर कोई जगह समुद्री तट पे है, ठीक है, दिस इज अ प्लेस एंड ये एक प्लेस है जो समुद्री तट से काफी दूर है, दिस प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी। और जो प्लेस ए जो है ना, क्योंकि ये समुद्र के पास है तो यहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं देखा जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर लोग ठंड में ठिठुरी गए हैं और गर्मी में लोगों से झेली नहीं जा रही गर्मी, नहीं, क्योंकि सी है तो सी ना टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखता है, ना ज्यादा ठंड पड़ने देता है ना ज्यादा गर्मी पड़ने देता है। कोस्टल एरियाज में पता है ना आपको किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, वहां पर ना तो ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, हम पूरे सालों साल सेम ही वेदर, सेम ही वैसा वेदर आपको देखने को मिलेगा। बट जो जगहें कोस्टल एरिया से दूर हैं वहां पर आपको एक्सट्रीम चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम गर्मी। जैसे अगर आप बात करो कश्मीर की बात कर लो, या फिर अगर आप दिल्ली की बात कर लो, या फिर अगर आप पंजाब की भी बात कर लो, हर जगह पर जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। और यही चीज कोस्टल एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज तक हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सी, इट इज ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। सी के पास जो जगह है वहां पे मॉडरेट कर देगा वो टेम्परेचर, बट सी से जो जगह दूर है वहां पर वो टेम्परेचर मॉडरेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी जब आप एक तरीके से दूर हैं, ठीक है, कोस्ट से, लेकिन अगर आप कोस्ट के पास है तो वहां पर आपको एक्सट्रीमिटी उतनी देखने को नहीं मिलेगी। और इसी कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं जो कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। ओके, यही जो चीज है ना, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी, मतलब द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, जिसकी वजह से सी के पास वाली जगहों पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है, सी से दूर जो जगह है वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों बेसिकली यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन से एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के हैं जो कि हमें इंपैक्ट करते हैं, जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट इज लैटिट्यूड। हाँ जी, लेटी हुई लाइनें जो कि थ्रू आउट द अर्थ इमेजिनरी हमने ड्रॉ कर रखी हैं। Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. यार देखो, हम जब अपनी बात करें ना तो हम लोग एक तरीके से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में लाया करते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो है बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, क्योंकि उसी लैटिट्यूड्स के बीच में हम सिचुएटेड हैं। हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम ठंड वाली सिचुएशन नहीं देखी जाएगी, है ना, कि लोग ही जम गए हैं, वैसी वाली सिचुएशन नहीं देखी जाएगी, क्योंकि हमारा देश ही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में लाया करता है। इंडिया के क्लाइमेट में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मौजूद है बिकॉज हम लोग उसी रीजन में लाया करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बीचों बीच पास करता है, तो दिस इज वन फैक्टर विच इज लैटिट्यूड। नेक्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट इज द ऑल्टीट्यूड। बच्चों आप यहाँ पे इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों के लिए इसको एनिमेट करा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड की जब मैं बात करती हूँ, हमारे पास क्या है, नॉर्थ में वी हैव अ ह्यूमंगस लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज known as the Himalayas,
और अगर मैं वहां की बात करूं तो इंडिया के माउंटेन्स हैं नॉर्थ में विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलो जल्दी से कमेंट्स में लिखकर बच्चा पार्टी मुझे बताएगी कि कौन सी 3 रेंजेस है हमारे हिमालयन माउंटेन्स की। ठीक है, 3 रेंजेस हमारे हिमालयन माउंटेन्स की कौन सी है। और मेरे ऐसे लग रहा है बालों में एंटीना खड़े हो गए हैं। चलो छोड़ो उसको। ठीक है, एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स की। हम लोग देखते हैं बच्चों इंडिया में टुवर्ड्स द नॉर्थ देयर आर माउंटेन्स, है ना, ये माउंटेन्स है। मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको भी ये माउंटेन एक तरीके से हमको शील्ड करते हैं उन ठंडी हवाओं से, हमें बचा कर रखते हैं। तो ये लॉफ्टी माउंटेन्स की जो रेंज है इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर की। कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया से आती है उसको हमारे कंट्री में घुसने से ये रोकते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो क्योंकि ये हायर ऑल्टीट्यूड के पहाड़ हमारे देश में मौजूद हैं जिस वजह से हम इस ठंडक से बच रखे हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो इंडिया का बुरा हाल हो गया होता ठंडी हवाओं से जो सेंट्रल एशिया से आती। कोई रोकने के लिए नहीं होता ना उनको, बट हमारे जो हिमालयस है वो एक बैरियर बनके, एक रक्षक बनके हमारे लिए खड़े हैं वहां पर। ठीक है, जिस वजह से आज इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अलग है। अगर वो नहीं होते तो फिर बहुत अलग होता, राइट? ऐसा नहीं होता जैसा अभी है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ओ माय गॉड बच्चों, यस, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स जो इंडिया पे चलती रहती हैं इस तरीके की। ये एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जैसा है। ओके, तो ये जो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स है, मैंने अभी भी आपको बताया था किस तरीके की क्या होता है ना, ये जो ITC इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है गंगा प्लेन के आसपास एक्चुअली। ठीक है, गंगा प्लेन के आसपास क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी विंड्स हैं वो इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहती हैं। और हमेशा विंड की डायरेक्शन हम कैसे जानेंगे? जैसे कि विंड इस साइड बह रही है, राइट, एरो इस साइड है, तो आप अगर डायरेक्शन जानना चाहें तो आप इसको ऐसे जानोगे। इसकी जो टेल है वो कौन सी डायरेक्शन में, तो इट इज द साउथ वेस्ट, राइट। देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि विंड को हम साउथ वेस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली ऐसे क्यों बोलते हैं। पहले इसको बनाने से पहले चलो विंड की डायरेक्शन को जानते हैं। सपोज ये ग्राफ बनाया मैंने, इस साइड को विंड जा रही है, तो विंड की टेल जो है, जो पीछे वाली साइड है, कहाँ है? दिस इज इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, है ना। तो ये साउथ वेस्टर्ली विंड हो गई। उसी के साथ अगर कोई विंड उल्टा जा रही होती, अगर कोई विंड इस तरीके से इस साइड जा रही होती है तो ये क्या होती? क्योंकि इस साइड जा रही है तो इसकी टेल कहाँ आ रही है? नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, तो ये होती नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। ठीक है, तो जहां पर जो विंड की डायरेक्शन है उसकी टेल जिस जगह पे लाई कर रही है वो है आपकी विंड। ठीक है, उस नाम से उसको जाना जाएगा। उधर जा रही होती तो साउथ वेस्टर्ली, इधर जा रही है तो नॉर्थ ईस्टर्ली। अब चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ। जो विंड, अब आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे ये वाली विंड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये वाली जो विंड जा रही है इसको हम क्या नाम देंगे? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, सारे बताएंगे। चलो वेरी गुड। अब देखो हमारे यहाँ पे साउथ ईस्टर्ली विंड आती है, साउथ ईस्टर्ली विंड आती है। ठीक है, दिस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और ये एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, क्या क्रिएट होता है यहाँ पर एक तरीके से लो प्रेशर जोन क्रिएट होता जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर, हमारे लो प्रेशर इंडिया पर वो विंड्स जो है आती हैं और बहुत सारा बरसात का पानी लेकर आती हैं और फिर टिप टिप बरसा पानी इंडिया में हो जाता है। फिर है बच्चों हमारी अपर एयर सर्कुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर जो जमीन पे ही विंड्स बह रही हैं उसी से ही ये सब हो रहा है फिनोमेना क्लाइमेट का। एक और चीज है अपर एयर, मतलब बच्चे जो ऊपर हवाएं चल रही हैं बहुत सारी ग्लोब में, हमारे अर्थ में, ग्लोब मतलब वो नकली वाला ग्लोब नहीं, असली वाला जो हमारा अर्थ है उस पर जो अपर एयर सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, जैसे जेट स्ट्रीम वगैरह पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम वगैरह बहती है अपर एयर सर्कुलेशन, ये भी कहीं ना कहीं से बहुत से बारिश का पानी लेकर आते हैं। उसी के साथ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब बच्चों यहाँ पे साइक्लोन की वजह से जो वेस्टर्न साइड पे साइक्लोन वगैरह आ रहा है, वो जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो भी पानी कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया में लेकर आती है, जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है ये भी कहीं ना कहीं बारिश क्रिएट करती है, बारिश लेकर आती है ठंड के महीनों में।
तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, ठंड के जो महीने उस टाइम पे बारिश ये लेकर आते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, चलो तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की डायरेक्शन में लाई करता है। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere, blow south, get deflected due to the right due to the Coriolis force, move on towards the equatorial low pressure area, carry very little moisture as they originate and blow over land, and therefore they bring little or no rain. बच्चों हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और कोरोइलिस फोर्स की वजह से, कोरोइलिस फोर्स क्या है ये देखो, कोरोइलिस फोर्स क्या है, कोरोइलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ पे एक्ट कर रहा है क्योंकि अर्थ जो है घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो एक एपरेंट फोर्स है दैट इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ये देखो बच्चों, जैसे इसमें ना आपको ये झूले पे ये झूला है ना आपने बचपन में, पता है मेरे साथ क्या होता था इस झूले पे, मेरी बहुत बुरी आदत जुड़ी है इस झूले के साथ। मैं झूले पे बैठती थी और मेरी कोई फ्रेंड आके इसको बहुत तेज से धक्का देने लग जाती थी और बहुत बारी गिरते गिरते बची हूं मैं। तो डोंट परफॉर्म दी स्टंट्स, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बड़े प्यार से झूल रहे हैं, ऐसे ही झूलना चाहिए। ये एक बच्चा बॉल फेंकेगा, ये बॉल ये सीधी फेंक रहा है, बट क्योंकि ये मूव कर रहा है ना झूला, जिस वजह से ये इस साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे वही चीज है कोरोइलिस फोर्स, सिंपल यही चीज है झूले वाली, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, इस वजह से हवा जिसको इधर जाना चाहिए था वो ऐसे हो रही है, इस तरीके से घूम रही है। वही इसको सीधा जाना था हवा को, बट कोरोइलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से वो हवा इस तरीके को घूम रही है और नीचे की हवा जिसको सीधा जाना चाहिए था वो इस तरीके को घूम रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोइलिस फोर्स एक्ट करता है और कोरोइलिस फोर्स के एक्ट करने से एपरेंट फोर्स है, दिस इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फोर्स लगता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कोरोइलिस फोर्स एक्ट करता है, इसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट के टुवर्ड्स और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, राइट की तरफ ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर से आ रही है और ऐसे राइट की तरफ ही डिफ्लेक्ट हो गई कोरोइलिस फोर्स की वजह से। इक्वेटोरियल रीजन, जो लो प्रेशर रीजन इक्वेटर पे क्रिएट हुआ है, इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि इक्वेटर पे सन आता है, सन रेज आती हैं, गर्माइश होती है, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से हवा ऊपर उठेगी, तो एक लो प्रेशर, एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा। उस लो प्रेशर, वो जो लो प्रेशर एरिया है इक्वेटर पे, वो अट्रैक्ट करता है कि हाई प्रेशर एरिया से उस तरफ विंड्स आए। हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी, इक्वेटर पे लो प्रेशर है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इक्वेटर की तरफ बह रही हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की टुवर्ड्स बहती है, विंड्स जो है अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों समुद्र से नहीं आ रही, ये जमीन से जमीन पे आ रही है। अब जमीन से जमीन पे आने वाली हवा में ज्यादा पानी है नहीं, तो इनमें बहुत ही कम मॉइस्चर है क्योंकि लैंड के ऊपर ही ब्लो कर रही हैं, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स तो ना के बराबर बारिश लेकर आती है क्योंकि ये सिर्फ जमीन के ऊपर ही ब्लो कर रही हैं। उसी के साथ आगे हम देखते हैं विंटर्स में एक हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ। ठंड के महीने में हिमालयाज के नॉर्थ में एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया इधर। ठीक है, इधर हिमालयाज के नॉर्थ में एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है। कोल्ड ड्राई विंड्स इस रीजन से ब्लो करेंगे इस साइड को। तो ठंड में बच्चों क्या हो रहा है, देखो ठंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएटेड है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज है। ठीक है, हिमालयाज के नॉर्थ में एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएटेड है और यहाँ पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड है। ठीक है, कैसे विंड ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये ओशन की टुवर्ड्स मूव करेगी। तो लैंड से ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हमारे ओशन की तरफ जा रही हैं। तो आप देख सकते हो ये जो कोल्ड ड्राई विंड्स है, क्योंकि जमीन से जमीन पे बह रही है ना, तो ये ड्राई विंड्स है, ये बह रही है लो प्रेशर रीजन ओशन के टुवर्ड्स। ओके, ये लो प्रेशर रीजन की टुवर्ड्स जा रही है। वहीं पर समर में लो प्रेशर एरिया इंटीरियर एशिया में क्रिएटेड होता है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। गर्मी के दौरान समर में यहीं पे लो प्रेशर क्रिएटेड है, लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर बुला रहा है कि हवा आओ, तो यहाँ से हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की टूवर्ड्स हमारी साउथ वेस्टर्ली विंड्स जा रही हैं। तो यही चीज है। तो बच्चों गर्मी के टाइम पे ये जा रही हैं इस साइड, सर्दी के टाइम पे घूम के इस साइड वापस को मुड़ जाती हैं। दिस इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, बिकॉज हर साल ये सीजनल रिवर्सल विंड का देखा ही जाता है। ओके, दिस इज द कॉमन फैक्टर। नाउ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वेदर फिनोमेना है जो विंटर मंथ्स में बारिश लेकर आता है। मेडिटेरेनियन रीजन से ये हवाएं जो है बहती हुई इंडिया की तरफ आती हैं और हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये बरसात कराती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहीं पर ये जो कहानी है एक तरीके से समाप्त हो चुकी है बच्चों। अब बस हमें सीजन्स की बात करनी है। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, क्योंकि ना मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका एल नीनो वाला हमारा मॉनसून वाला पोर्शन वो सारा हटा दिया गया है। अभी बस सीजन की बात होगी। 4 मेन सीजन्स हैं, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। तो आपको बताया गया था कि मंथली तरीके से जो वेदर कंडीशंस ऑब्जर्व करी जाती है, मंथली जो सिमिलैरिटीज देखी जाती है, उस बेसिस पे ईयरली जो है सीजन्स में डिवाइड करा जाता है। मंथली बेसिस पे हर साल के अंदर जो चेंजेस ऑब्जर्व करे जाते हैं उस बेसिस पे सीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कौन से 4 सीजन्स है? विंटर, समर, एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग। एडवांसिंग मतलब जब मॉनसून आता है, रिट्रीटिंग मतलब जब मॉनसून जाता है। देखो, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन जो अभी चल रहा है। विंटर जो है मिड नवंबर से चालू होती है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। क्यों नॉर्थ इंडिया में विंटर क्यों हो रही है? बाकी जगहों पे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही विंटर? हमारे कोलकाता साइड पे विंटर क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, इतनी नहीं हो रही है, इतनी नहीं हो रही। क्यों? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी के पास जो जगह है वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं देखा जाएगा। इस वजह से बच्चों नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कि सी से दूर है वहां पर विंटर सीजन मिड नवंबर से चालू होता है, फरवरी तक चलता है। दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है नॉर्दर्न पार्ट में। टेम्परेचर साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब बच्चों ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर साउथ में इतना ज्यादा नहीं होता, बट नॉर्थ में जाते जाते जैसे जैसे आप अपर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है। क्यों? हमने देखा था कि लैटिट्यूड भी तो अफेक्ट करता है। जितना लैटिट्यूड आपके इक्वेटर के नजदीक रहेगा उतनी गर्मी रहेगी, जैसे जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर जाता रहेगा उतनी ठंड होती जाएगी। तो एक और चीज है, तो जितना ज्यादा आप जो है इंडिया पे ऊपर ऊपर स्टेट्स में जाते रहोगे वहां पर ठंड बढ़ती जाएगी। तभी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होती है। वेदर जो है क्लियर स्काई आपको देखने को मिलेगा, कम टेम्परेचर, कम ह्यूमिडिटी, फीबल वेरिएबल विंड्स, बहुत बढ़िया बढ़िया सी विंड्स, ठीक है, चलेंगी ठंडी ठंडी। सीजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स, और ये सीजन बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस टाइम पे राबी के जो क्रॉप्स होते हैं उनकी खेती भी करी जाती है। दिस इज द सोइंग पीरियड ऑफ द राबी क्रॉप्स, है ना, राबी क्रॉप्स को बोया जाता है इस समय पर। उसके बाद आता है हमारा हॉट वेदर सीजन, मार्च से मई तक। बच्चों ये तो देखो आपको पता ही है, ये चीजें गर्मी कब होती है, ठंड कब होती है, पता ही है सबको, है ना। मार्च से मई तक हॉट वेदर सीजन आता है, तब गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ती हैं। हॉट वेदर सीजन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, तेज तापमान होता है, एयर प्रेशर गिर जाता है। नॉर्दर्न पार्ट में एयर प्रेशर गिर जाता है ऑब्वियसली, तभी तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ना। देखो इन गर्मियों के महीनों में ही ना एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी के बढ़ने की वजह से इंडिया पे जो सरफेस की, अगर सरफेस विंड की अगर हम बात करें तो वो सरफेस विंड उड़ के ऊपर चली जाएगी। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यही लो प्रेशर बुलावा दे रहा है हाई प्रेशर जोन को, क्या आओ हवा लेकर आओ हमारे पास, और सारी वो समुद्र से उड़ती हुई हवाएं हमारे इस लो प्रेशर जोन पे आ जाती हैं, जिसके बाद ही इस समर सीजन के बाद ही तो बरसात आती है। तभी वो हमारी साउथ वेस्टर्ली विंड्स बारिश लेकर आती हैं। तो देखिए वही चीज हो रही है, समर मंथ्स में टेम्परेचर बढ़ता है, एयर प्रेशर गिरता है नॉर्दर्न पार्ट में। स्ट्राइकिंग फीचर है इस टाइम का लू चलती है भाई। लू एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड है, गर्म हवा है, ऐसे मुंह पे ऐसे थपेड़े पड़ती हैं गर्म हवा की ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो राजस्थान वाला पूरा हिस्सा है वहां पर ये हवाएं बहती हैं। क्लोज ऑफ द समर सीजन, जब समर सीजन खत्म होने वाला होता है, प्री मॉनसून शावर्स कम व्हिच हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर्स। तो बच्चों गर्मी खत्म होने पर प्री मॉनसून शावर्स क्यों आ रहे हैं? पूरे गर्मी ने लो प्रेशर जोन क्रिएट करा है जिसने बुलावा दिया है मॉनसून विंड्स को, आओ आओ आके बारिश कराओ, ठीक है, जिसकी वजह मतलब प्री मॉनसून शावर्स हो जाते हैं। अभी मॉनसून पूरे तरीके से आया नहीं है, थोड़ा बहुत पहले ही बरस जाता है। तो वो जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं हमारे मैंगो की
कि मैंगो जल्दी पक जाए उसकी, एंड इसको मैंगो शावर भी बोला जाता है, जिससे कि मैंगो की अर्ली राइपनिंग में वो हेल्प करे, जल्दी पकने में मैंगो को वो प्री मानसून शावर्स मदद कर रहे हैं। इसके बाद है एडवांसिंग मानसून। ठीक है बच्चों, अब ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, ये वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज जो सदर्न ओशन के हैं वहां से ओरिजिनेट करती हैं, वहां से इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो करती हैं एंड इंडियन पेनिनसुला में आती हैं एज द साउथ वेस्ट मानसून। Monsoon winds cover the country in about a month. Moisan Ram in the southern ranges of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. मॉइसन राम जो है बच्चों, ये सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल रिसीव करता है इन द वर्ल्ड। पहले जगह थी चेरापूंजी, अभी चेंज होके हो गई है मॉइसन राम, साथ में ही है, बट यस नाउ मॉइसन राम विच इज इन द सदर्न रेंजेस, खासी हिल्स की सदर्न रेंजेस का हिस्सा है, यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड करा जाता है। तो यही बात है कि यहाँ पर क्योंकि गर्मी के महीने में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स आएंगी, ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ब्लो करते करते इंडिया पहुंचेंगी। ठीक है, ये मानसून विंड्स एक महीने में ही पूरे भारत को कवर कर लेती हैं और बारिश करवाती हैं, सबसे ज्यादा बारिश मॉइसन राम में कराती हैं। Phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in the rainfall. अब बच्चों ये नहीं कि हवाएं आ गई तो डेली बारिश होगी, सुबह शाम रात बारिश बारिश बारिश, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रेक्स आएंगी, कभी बारिश हो रही है 2 दिन तक लगातार हुई, फिर तीसरे चौथे दिन नहीं हुई, फिर कभी 4 दिन तक लगातार हुई, फिर एक हफ्ता नहीं हुई, तो ऐसे ना ब्रेक्स आते रहते हैं इस रेनफॉल में। दीज ब्रेक्स आर रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। The trough and its axis keep on moving northward, southward, determine the spatial distribution of rainfall. तो एक मॉनसून ट्रफ होता है, ठीक है, कैसे एरिया है, ये मॉनसून ट्रफ अगर मूव करता रहेगा उस हिसाब से मॉनसून में ब्रेक्स आते हैं कि जहां पे मॉनसून ट्रफ रहेगा वहां बारिश आएगी, फिर उधर को मूव करेगा उधर बारिश आएगी। इस तरीके से ना मॉनसून ट्रफ मूव करता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों हमारा रेनफॉल भी वेरी करता रहता है, कहीं पे कभी कहीं पे हो रहा है, कभी कहीं नहीं हो रहा, वैसे ब्रेक्स आते रहते हैं। फिर आता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जब मानसून के बाय बाय करके जाने का टाइम है। मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अब यार देखो, बारिश का महीने कब आते हैं, जुलाई, है ना, जून एंड जुलाई, अगस्त, ये सब, सितंबर, पूरी बारिश रहती है। पर फिर अक्टूबर नवंबर से बारिश का बाय बाय बोलने का टाइम आता है, इन मॉनसून विंड्स के वापस जाने का टाइम आता है। तो दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कि जब हॉट रेनी सीजन से आप ड्राई विंटर की तरफ जाओगे। अब ऑब्वियसली यार अभी तक तो बारिश आ रही थी तो काफी बढ़िया मौसम था, है ना, बारिश वारिश हो रही थी, प्रेसिपिटेशन हो रहा था, पर अब जब ये मॉइस्चर वाली विंड्स जाएंगी तो डेफिनेटली ड्राई कंडीशन क्रिएट होगी, एक ड्राई विंटर आने वाली है। तो आपने देखा होगा कि इस समय के दौरान स्किन भी ड्राई होने लगती है, क्योंकि बच्चों वो जो मॉइस्चर है हवा में वो जाने लगता है, ये सारी विंड्स जाने लगती हैं। रिट्रीट ऑफ मॉनसून, क्लियर स्काई, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता भी है एक टाइम के लिए और फिर एकदम से गिर जाता है। ठीक है, क्लियर स्काई, साफ साफ स्काई दिखेगा, ऑब्वियसली अभी तो पोल्यूशन ही हो रखा है तो किसी को दिख नहीं रहा कुछ। डे टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन रात में जो है ठंडक पड़ने लग जाती है स्टार्टिंग में ही, ठंड आने से पहले बच्चों। जैसे अक्टूबर के महीने में आप ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करोगे, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा और रात को टेम्परेचर बिल्कुल कम होता हुआ दिखेगा, प्लेजेंट हो जाता है। तो इस owing to the conditions of high temperature humidity, weather becomes rather oppressive during the day, and this is commonly known as October heat. In second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. October heat ऐसे phenomena को कहते हैं because this is the transition period when the winds are going back. ठीक है, तो विंड्स जो ऐसे साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से आई थी, अब उन्हीं का निकलने का टाइम है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड बन के निकलने वाली है। तो इस टाइम के दौरान टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ता भी है, लेकिन दिन के टाइम बढ़ता है, रातों को ठंडा लगेगा आपको। तो यही होता है अक्टूबर हीट, जहां पे वेदर दिन के दौरान काफी ऑप्रेसिव हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है, बट रात में ठीक हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हाफ जो आता है अक्टूबर का, यहाँ पे मरकरी जो है आपका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा नॉर्दर्न इंडिया में। तो बच्चों ये थे सारे के सारे हमारे सीजन्स। अब यहाँ पर थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखो, parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाली जो साइड है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ये बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। अच्छा पता है, देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो इसलिए रिसीव करता है क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड्स, मतलब साउथ वेस्टर्ली विंड्स जाके वहां टकरती हैं। पर जो हमारा ये है, हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये इतनी रेनफॉल क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो वेस्टर्न घाट है उन्होंने ओरोग्राफिक रेन करवा दी है, लीवर्ड साइड पे जाने नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है।
लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। राजस्थान गुजरात में तो 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, क्योंकि वो जो हवाएं आती है ना मॉनसून वाली, वो यहाँ तक आते आते पानी उनका कम हो जाता है। रेनफॉल इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज। डेक्कन प्लेट्यू में भी कम होती है, सह्याद्रीज में भी कम होती है। व्हाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? पर इन रीजन्स में कम बारिश क्यों है? Third area of low precipitation is around Leh and Jammu Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall restricted in the Himalayan region. बर्फबारी तो हिमालयन रीजन में ही हो रही है, बाकी कहीं नहीं हो रही। उसी के साथ लेह में भी बहुत कम बारिश हो रही है। बाकी कंट्री में मॉडरेट टाइप की रेनफॉल आती है, ना कम ना ज्यादा। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, leeward side of the Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. तो बच्चों देखो, ऑब्वियसली रीजन्स जो जिन रीजन्स में कम बारिश हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर जब वो मॉनसून विंड्स पहुंचती है उनमें इतना मॉइस्चर नहीं रहता बरसाने के लिए पानी को, इसलिए वहां कम होती है बारिश। उसी के साथ बोला जा रहा है कि ये मॉनसून में ना काफी वेरिएबल रहता है। किसी साल बच्चों बारिशें बहुत ज्यादा आती है, किसी साल बारिशें बहुत कम आती हैं। स्पेशली ये वेरिएबिलिटी उन रीजन्स में देखने को मिलती है जहां वैसे ही सूखा पड़ा रहता है, तो वहां पर तो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है बारिशें आई ही नहीं, है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। लीवर्ड साइड वेस्टर्न घाट्स की भी है एक उसमें से जहां पे बारिश बहुत कम होती है, और साथ ही में राजस्थान गुजरात के हिस्सों में भी बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, हाई रेनफॉल के एरियाज में बाढ़ आने की संभावना होती है, लो रेनफॉल के एरियाज में सूखा पड़ने की संभावना होती है, तो वो सारी चीजें हैं। पर बच्चों मॉनसून एक तरीके से हमारे पूरे इंडिया को बाइंड करके रखता है। देखो वैसे बहुत सारी रीजनल तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कहीं पे ठंड, कहीं पे गर्मी, कहीं पे एक तरीके से समुद्र के पास मॉडरेट टेम्परेचर, बाकी जगह एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है हमारा वो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, जो कि पूरे इंडिया में देखने को एक ही समय पर मिलता है, चाहे अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता हो, लेकिन वो एक चीज कॉमन है जो इंडिया में हो रही है। हवाएं इधर से आ रही हैं, इधर को निकल रही हैं फिर वापस। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारे जो फेस्टिवल्स भी होते हैं इंडिया के, वो भी उसी सीजनल रिवर्सल पे बेस्ड होते हैं, है ना। हर साल आपने देखा होगा, जैसे हिंदू त्योहार तो हर साल अलग अलग डेट पे होते हैं, तो ऐसे ही बहुत से मतलब अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स के जो फेस्टिवल्स हैं वो हमारे इसी मॉनसून के पूरी साइकिल पर बेस्ड होते हैं। और हमारे पूरे इंडिया को बच्चों जो मॉनसून है वो बाइंड करके रखता है। हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, पानी जब आता है, हमारे इंडस्ट्रीज में हमारे लोगों की हेल्प करता है। तो एवरीवन इज वेरी वेरी हैप्पी विद द कमिंग ऑफ द मॉनसून। लोग मतलब लिटरली भगवान से प्रे करते हैं। अगर किसी साल बारिशें नहीं आती तो बहुत गलत तरीके से वो अफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को, लोगों के लाइवलीहुड को, लोगों के जीवन को। इसलिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट ऑल्सो यूनिफाइज ऑल ऑफ अस टुगेदर। बहुत सारे फेस्टिवल्स इसी साइकिल पे बेस्ड भी होते हैं। तो चलिए इसी के साथ खत्म कर देते हैं आज की हमारी इस क्लास को। आई होप बच्चों की अब तो क्लाइमेट चैप्टर आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें इसमें हैं। मेजर पोर्शन जो इसका था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो तो डिलीट ही हो चुका है अब। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। इस चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। आई विल सी यू विद अ न्यू चैप्टर जिसकी आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।